सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की एक सीरीज़ चली रही है, तो उसी में हमारे जो बचे हुए प्रिंसिपल्स हैं आज हम उनको कवर कर लेंगे। तो आज का हमारा प्रिंसिपल आप लोगों के सामने है ही फुल डिस्क्लोज़र का प्रिंसिपल। So according to this principle, accounting statements must be prepared honestly and should contain all relevant material information and their accompanying footnotes regarding the financial position of the business। सीधी सरल भाषा में कहा जाए तो कहते हैं कि भाई जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनती है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमारा क्या बोलते हैं कौन कौन से ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट इंक्लूडेड होती हैं, इसमें सारी की सारी मटेरियल मतलब इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन कवर होनी चाहिए। हमें कुछ भी हाइड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप कुछ भी हाइड करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये स्टेटमेंट्स कैसे नहीं होंगी, ये बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं होंगी, ट्रू एंड फेयर भी नहीं होने वाली हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेटमेंट्स हो वो ऑनेस्ट हो, ट्रू हो, फेयर हो, रिलायबल हो, तो आपको बोलते हैं जितनी भी रिलेवेंट और बोलते हैं मटेरियल मतलब क्या, इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, उस सभी को डिस्क्लोज करना चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और बोलते हैं हो सके तो फुटनोट्स मतलब नीचे एक आपको तरह से समरी बोल सकते हैं आप, फुटनोट्स भी देने चाहिए। या फुटनोट्स किन चीज़ों के लिए दिए जाते हैं, बेसिकली जैसे क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे डेप्रिसिएशन के कई मेथड होते हैं, जैसे एक लीफो मेथड भी होता है, फीफो मेथड भी होता है, आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी होता है आपका, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मेथड भी होता है। तो लेकिन अगर मान लेते हैं आप फीफो मेथड से लीफो मेथड पे आप आए, लास्ट ईयर तक आप फीफो मेथड यूज़ करते थे डेप्रिसिएशन को, इस साल से लीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ये ऐसे नहीं चलेगा कि भाई नहीं भाई हमने तो छोटा एक मेथड ही तो चेंज किया, नहीं, आपने मेथड चेंज किया है वो भी बताना पड़ेगा, क्यों चेंज किया है और उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट आया है, प्रॉफिट बढ़ा है, घटा है या उतना ही रहा है, कोई चेंज नहीं आया है, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो सीधे सरल भाषा में कहा जाए तो हम क्या कह सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर नोट्स शुड प्रेजेंट ऑल इंफॉर्मेशन दैट इज़ रेलेवेंट एंड मटीरियल। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो बोलते हैं उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी चाहिए जो कि रिलेवेंट हो और मटेरियल हो, ठीक है। मटेरियल मतलब फिर बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट हो, किसके लिए, टू द यूजर्स, ठीक है। यूज़र कौन से, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो और बेटर हो सके, ठीक है जी। आप इसको इस तरह से अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड टू रिफ्लेक्ट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। ऑल मटेरियल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसी चीज़ को यहाँ पर प्रेजेंट किया है जो मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके नोट्स बनाने के काम आ जाएगी अपनी नोट्स बुक्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम मैचिंग प्रिंसिपल। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बच्चे इसको लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अब आप नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ अच्छे से एग्जांपल आप लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं। देखिए पहले देखते हैं प्रिंसिपल क्या कह रहा है। देखिए इस प्रिंसिपल में बताया जाता है द मैचिंग प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट रेवेन्यूज एंड ऑल देयर एसोसिएटेड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। भाई ये कह रहे हैं कि जो भी आपकी रेवेन्यू है, इनकम है और उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, उनको उसी अकाउंटिंग पीरियड में नोट करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। जिस ईयर की इनकम है उस ईयर से ही। अब तो सर ये कहना आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये प्रिंसिपल क्या है, आपका जो अक्रूवल कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था उसी का एक एक्सटेंशन है। देखते हैं अभी आपको एक एग्जाम्पल मैं अगली स्लाइड में दिखा रहा हूँ, वो आपको अच्छे से क्लियर कर देगा, ठीक। जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक बिजनेस है, ठीक है जी। अच्छा, ये है एक मिस्टर संदीप, ठीक है, ये बिजनेस के लिए काम करते हैं, ठीक है, एज एन एम्प्लॉय। कौन से सेशन के लिए, 2011 एंड 12 के लिए काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा सेशन, ठीक है। और कितनी सैलरी, 10,000 रुपये महीने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि बिजनेस ने इनको सैलरी दे दी, कितनी दी, 1 लाख रुपए की सैलरी दी, 10,000 रुपये के हिसाब से तो ये 10 महीने की हुई, ठीक है।
तो मतलब 2 महीने की सैलरी किसको नहीं मिली है? संदीप को 2 महीने की सैलरी नहीं मिली। किसने नहीं दी? बिजनेस ने नहीं दी। अब बिजनेस ये नहीं बोल रहा है कि मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा, ठीक है, बिजनेस बोल रहा है मैं दे दूंगा, लेकिन आपको कब दूंगा? नेक्स्ट सेशन में दूंगा, 2012 और 13 में 30 जून को आपको ये सैलरी दे दूंगा, ठीक है। अब जरा ध्यान रखिए, ठीक भाई, भले वो बोलते हैं कि सैलरी कब दे रहा है, बची हुई सैलरी संदीप को बिजनेस कब दे रहा है, जरा ध्यान दीजिए, 2012 और 13 में, ठीक है। लेकिन ये जो सैलरी बची हुई सैलरी कितनी हो गई? आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी, ठीक है, 20,000 रुपए की, ठीक। एक साल की कितनी हुई 10,000 के हिसाब से? 1,20,000, ठीक है। और पे कितनी कर दी बिजनेस ने संदीप को? 1,00,000। तो बची हुई की आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई? 20,000। तो 20,000 सैलरी जो पे कब कर रहा है बिजनेस किसको? संदीप को। नेक्स्ट सेशन यानी 2012 और 13 में, ठीक है, वो 2011 और 12 का ही एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है। इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस फॉर 2011 एंड 12 एज आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक। ऐसा क्यों होता है जी? जरा एक्सपेंस की डेफिनेशन देख लीजिए, ये रही आपके लिए, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। जिसने वीडियो नहीं देखा है पहले उस वीडियो को देख ले, आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा आपको। इट्स ए वैल्यू फॉर विच सर्विसेज आर टेकन, आइदर पेमेंट इज डन और नॉट। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये वो वैल्यू है या वो अमाउंट है जिसके लिए हम बोलते हैं क्या, सर्विसेज ले चुके हैं, चाहे पेमेंट की हो या ना की हो, ठीक है। आइदर पेमेंट इज डन और नॉट। देखिए यहां क्या बिजनेस संदीप से सर्विसेज ले चुका है कि नहीं? पूरे साल भर की ले चुका है, ठीक है। लेकिन क्या उसने पेमेंट की है या नहीं की है? नहीं की है। अब चाहे वो पेमेंट कर देता तब भी वो 2011 और 12 के ही एक्सपेंस माने जाते हैं, और चाहे पेमेंट नहीं की है यानी आउटस्टैंडिंग है वो 20,000 रुपए सैलरी के, तब भी वो सैलरी का एक्सपेंस कहाँ का माना जाएगा? 2011 और 12 का ही माना जाएगा, ठीक है। बिकॉज क्यों भाई? क्योंकि बिकॉज सर्विसेज हैं जो वो कब ली गई थी? 2011 और 12 में ली गई थी, ना कि 2012 और 13 में, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो मैंने करा रखी हैं पक्का उनको देखिएगा। अगर आप उन डेफिनेशंस को ध्यान में रखेंगे तो आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो भाई इसको क्यों माना जा रहा है? भाई बोलते 2011 और 12 का बोलते हैं एक्सपेंस, क्योंकि भाई सर्विसेज भी तो 2011 और 12 में ली थी, ठीक। इसीलिए हम इसको जिस सेशन में सर्विसेज ली जाएंगी उसी सेशन का इसको क्या माना जाएगा? एक्सपेंस भी माना जाएगा, ठीक है जी। इसी को देख लीजिए, यहां पे थ्योरेटिकल चीज फॉर्म में हमने प्रेजेंट किया। सैलरी पेड इन 2012 एंड 13 रिलेटिंग टू 2011 एंड 12, सच सैलरी इज ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर फॉर 2011 and 12 under the outstanding salary not for the year 2012 and 13। बोल रहे हैं जो सैलरी आपने 2012 और 13 में दी जो कि 11 और 12 से रिलेट करती थी, जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में दिखाया, ठीक है। बोलते हैं ऐसी सैलरी को आप एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट करेंगे कब? 11 और 12 में। कौन सी हेडिंग में? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में, ना कि 12 और 13 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप इसको अब कैसे लिख सकते हैं, अब आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा ये कंसेप्ट, ठीक है भाई। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यूज ड्यूरिंग दैट पीरियड। भाई जो जिस अकाउंटिंग पीरियड में जो खर्चा हुआ है उसको उसी साल के रेवेन्यू के साथ दिखाया जाना चाहिए, ना कि किसी और साल के साथ, ठीक। जैसे सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सेट्रा शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच दे रिलेट, जिससे वो रिलेट करते हैं। मतलब जैसे कि भाई मैं आपको पीछे दिखा देता हूं, थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग, सॉरी आगे चले गए हम लोग। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, ये पे कहां पर किया गया भाई? यहां पर इसको ये 30 जून को, कर्सर दिख रहा है यहां पर ये, ठीक है, 30 जून को हमने इसको पे किया है यहां पर, ठीक है। लेकिन ये रिलेट कहां से करता था? 2011 और 12 से रिलेट करता था, इसीलिए हमने इसको 2011 और 12 का एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करेंगे, ना कि 12 और 13 से। तो 2011 और 12 से रिलेट क्यों करता था ये? क्योंकि 2011 और 12 में ही हमने इससे क्या की थी? सर्विसेज ली थी। होप सो आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अब आप इसके एक अच्छे से नोट्स भी बनाइएगा अपनी कॉपी में, ठीक है।
नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम लोग, डुअल एस्पेक्ट। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है अकाउंटेंसी के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे जरा। देखिए डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हम लोगों से क्या कहते हैं, यहां पर बोलते हैं एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, रिसीविंग एस्पेक्ट एंड गिविंग एस्पेक्ट। यहां आप देख ही रहे होंगे, गिविंग एस्पेक्ट दे रहे हैं भैया, रिसीविंग एस्पेक्ट ले रहे हैं भैया, ठीक है। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ कोरोस्पोंडेंट क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या होता है आगे देख लेते हैं, पहले सीधी सरल भाषा में, ठीक है भाई। ये हैं आपके, बोलते हैं क्या है कि बिजनेस है आपका ये, ठीक है, और ये हैं आपके कस्टमर, ठीक, सॉरी, ये हैं आपके कस्टमर। बिजनेस इनको सामान बेच रहा है, सेलर है, और ये इनसे खरीद रहे हैं, मतलब बायर है। दो सीधी सरल आपको दिख रहा है, एक ट्रांजैक्शन होगी तो एक खरीदने वाला होगा ही होगा और एक बेचने वाला होगा ही होगा। यहाँ पे बिजनेस सेलर है और कस्टमर क्या है, बायर है ही है। अब इसी चीज को जो दो एस्पेक्ट होते हैं, एक खरीदने वाला होता है और एक बेचने वाला होता है, इसी को अकाउंट्स में हम टेक्निकली डेबिट और क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डेबिट और क्रेडिट करते हैं हम, ठीक है। टेक्निकली हम अकाउंट्स में इसके लिए टर्म यूज करते हैं डेबिट और खरीदने वाले के लिए और बेचने वाले के लिए। अब बच्चे बोल रहे होंगे सर खरीदने वाले को हम डेबिट बोलते हैं या बेचने वाले को। बेटा इसका एक पूरा चैप्टर है अलग से, वहाँ हम सीखेंगे किसको डेबिट कहते हैं, किसको क्रेडिट कहते हैं, क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, ठीक है, वहाँ हमने अलग से पढ़ना है। तो यहाँ इतना कंफ्यूज मत होइए, बस आपने यहाँ पर इतना सीखना है कि एक अकाउंटिंग टर्म है, ठीक है, और जो इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट के लिए यूज होती है, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम दो साइड इफेक्ट तो होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन मिनिमम दो इफेक्ट तो होते ही होते हैं हर ट्रांजैक्शन के, ठीक। जैसे कि यहां देखिए एक ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स की 10,000 रुपए की, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन क्या है, कैश सेल्स की 10,000 रुपए की। तो यहां पर क्या है, आप देख रहे हैं एक है हमारे पास कैश आया बिजनेस में, ठीक है, और बिजनेस ने सेल्स करके बोलते सेल्स की। तो आप देख रहे हैं एक अकाउंट को डेबिट किया गया कैश अकाउंट को, और सेल्स अकाउंट को क्या किया गया, क्रेडिट किया गया। यहां पर दो अकाउंट इन्वॉल्व थे, ठीक। तो मिनिमम तो दो रहेंगे। एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। परचेज्ड बोलते हैं फ्रॉम राम गुड्स वर्थ ₹20,000 एंड डिस्काउंट रिसीव 2,000, ठीक। भाई बोला कि 20,000 का सामान खरीदा है, किससे, राम से खरीदा है, ठीक है, और इस पे 2,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिला है। तो यहां आप देख सकते हैं कितने, 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए हैं आपके आसपास, दो ही, एक डेबिट और क्रेडिट, लेकिन दो से ज्यादा भी, दो भी हो सकते हैं। देखिए यहां पर एक ही डेबिट में क्या है, एक ही अकाउंट है, क्रेडिट में क्या है, 2 अकाउंट है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। तो एक कंपाउंड एंट्री का एग्जाम्पल है, आगे हम देखेंगे, ठीक है जी। तो मिनिमम 2 एस्पेक्ट तो आपके रहेंगे ही रहेंगे डुअल एस्पेक्ट में आपके। हाँ अकाउंट कम ज्यादा हो सकते हैं, जैसे क्रेडिट में क्या है, 2 अकाउंट है, डेबिट में क्या है आपके, एक ही अकाउंट है। डेबिट में भी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 एस्पेक्ट तो हमेशा रहेंगे, एक डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन में ये प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है क्या, फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट। इसी एस्पेक्ट की वजह से ये टर्म यूज की जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, 1 मार्क्स में पूछा जाता है बहुत बार ये, ठीक। अब हमारे पास अगला कंसेप्ट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, आप जो मर्जी से कह लीजिएगा, ठीक है। भाई बिजनेस में अपनी सहूलियत के लिए हमने क्या किया, समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया है, ठीक। फॉर मेजरिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट ए बिजनेस इज पीरियडिकली द वर्किंग लाइफ ऑफ एन अंडरटेकिंग इज स्प्लिट इनटू कन्वीनियंट शॉर्ट पीरियड्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। इसको भूल जाते हैं हम पहले, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, पहले हम बात करते हैं अपनी, ठीक है। भाई आपके एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे भाई कुछ क्वार्टरली एग्जाम्स होते हैं, कहीं पे यूनिट टेस्ट होते हैं, कहीं पर फिर उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम्स भी होते हैं, बोर्ड वालों के आपके प्री बोर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो तरह तरह के एग्जाम्स होते हैं और अल्टीमेटली लास्ट ईयर के एंड में आपके क्या होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, ठीक। अच्छा हम ऐसा करते हैं कि भाई एक बच्चे को कि सीधे अगर आपका एक ही एग्ज़ाम हो तो, ठीक है, 2 बच्चे हैं, एक है ए और एक है बी। ए को बोलते हैं रिजल्ट मिला, सीधा एक एग्ज़ाम हुआ उसका फाइनल और उसको रिजल्ट पकड़ा दिया गया, ठीक है, उसके नंबर आए 88%, ठीक। अच्छा जी, एक बच्चा है
जो बोलते हैं एकदम फेल हो गया, बी बच्चा था, जो बच्चा बी था वो फेल हो गया। ठीक, कितने से भाई? उसके 4 सब्जेक्ट में 2-2 नंबर कम थे। ठीक, अब बताइए आप यहाँ कोई कमी नज़र आ रही है? बच्चे बोल रहे हैं सर ठीक, तो जो फेल होना था वो फेल हो गया, और 88% कम थोड़ी ना होते हैं। बेटा यहाँ बहुत बड़ी एक कमी है। क्यों? जो बच्चा बी वाले की बात करते हैं, जो पहले फेल हुआ है, वो 4 सब्जेक्ट में 2-2 नंबर से फेल हुआ है, अगर हम उसको क्वार्टरली रिजल्ट देते रहते कि पहले क्वार्टर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, क्वार्टरली एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके रिजल्ट देते, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वार्टरली के उसको बोलते हैं हाफ ईयरली के रिजल्ट, उसको टाइम टू टाइम उसको रिजल्ट देते रहते, तो उसको पता लगता है यार कि मेरे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत करूँ तो मैं पास हो सकता हूँ। तो क्या पता वो लड़का या लड़की जो भी था या थी, ठीक, वो थोड़ी सी और एफर्ट लगाता या लगा दी और वो पास हो जाता, फेल नहीं होता या होती, इतनी तो गारंटी नहीं। और जिस बच्चे के 88% आए हैं तो उसे पता लग जाता है यार कि मैं और मेहनत करूं तो मैं 90 भी क्रॉस कर सकता हूं, हो सकता है 95% भी क्रॉस कर सकता हूं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है हर बच्चे के लिए कि ताकि उसको टाइम टाइम पे क्या मिलता रहे, अपनी रिपोर्ट मिलती रहे कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं या मैं कैसी परफॉर्म कर रहा हूं, ताकि वो समय के साथ धीरे धीरे अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सके। ठीक, सेम बिजनेस में भी होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में पूरे साल को बांट लेते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पर 12 महीने का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा पहले 3 महीने, ठीक, 1 2 3, फिर 4 5 6 ये 3 महीने, 7 8 9 ये 3 महीने, 10 11 12 ये 3 महीने। हम क्या करते हैं, 3-3 महीने के पार्ट बना लेते हैं, और हर 3-3 महीने में क्या करते हैं कि एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक, हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है, ताकि अगर हमारे बिजनेस में कहीं कोई कमी है तो हम उसको क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, और अगर अच्छा कर रहा है तो कोशिश करें कि वो उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो इसीलिए हमने क्या किया है, 12 महीने का एक टाइम पीरियड बना लिया है। ठीक है, और इस 12 महीने के अंदर में हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाकर तैयार करते हैं साल के आखिर में, वो एनुअल रिपोर्ट कहलाती है। और 3-3 महीने की भी रिपोर्ट बनाते हैं, उसको कहते हैं क्वार्टरली रिपोर्ट। ठीक है, जो 6 महीने की रिपोर्ट बनती है बेटा वो कहलाती है क्या, हाफ ईयरली रिपोर्ट। और जो 12 महीने के फाइनल बनती है वो क्या कहलाती है, एनुअल रिपोर्ट कहलाती है। तो देखिए, बिजनेस एक्टिविटीज कीप गोइंग ऑन बट अकाउंटेंट हैव टू ड्रॉ द लाइन समवेयर। देखिए, बिजनेस का काम, बिजनेस तो चलता ही रहता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि इसीलिए अपनी सहूलियत के लिए एक साल में 12 महीने फिक्स कर दिए गए हैं बिजनेसमैन के द्वारा कि इसके अंदर हम पूरा हिसाब किताब करके देंगे, और उन 12 महीनों को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि उनको क्या मिले, टाइम टू टाइम अपनी प्रोग्रेस का पता चलता रहे। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, 3 महीने की जो रिपोर्ट, हर 3 महीने की जो रिपोर्ट बनती है उसे हम कहते हैं क्वार्टरली रिपोर्ट। 6 महीने की जो रिपोर्ट होती है उसे कहते हैं हाफ ईयरली रिपोर्ट। ठीक है, और जो साल भर की रिपोर्ट होती है, ठीक, वो कहलाती है एनुअल रिपोर्ट। तो हर 3 महीने बाद एक रिपोर्ट तैयार करता है बिजनेसमैन ताकि अपनी प्रोग्रेस के बारे में उसे पता लगता रहे। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड के बारे में हम ये बता सकते हैं क्या कि भाई द पीरियड ऑफ इंटरवल फॉर विच अकाउंटेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। भाई ये वो अकाउंटिंग पीरियड वो पीरियड है जहां पर बोलते हैं क्या है कि अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं जिस समय के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते हैं, 1 अप्रैल से और अगले साल के 31 मार्च तक बनाते हैं अकाउंट्स। ठीक, आपको दिख ही रहा होगा सामने के सामने। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं हम कैलकुलेट करते हैं और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो होप सो आप लोगों को अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। टिल देन, बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक आपको जल्दी मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।